हेलो एवरीवन। अब हम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे। टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो मतलब कि डाइल्यूशन करने पर जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कंडक्टेंस, उसकी कंडक्टिविटी या उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट या आयनाइज हो जाते हैं, जैसे आप उसको सॉल्वेंट में डालो। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट या आयनाइज नहीं होते, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीक एसिड्स हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सॉल्यूशन है उसका, ठीक है, उसके अंदर आपने और अगर थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल दिया, उस केस में क्या होगा, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस, अब याद करो कि कंडक्टेंस होता क्या था। कंडक्टेंस था पूरे आपके सॉल्यूशन में, पूरे आपके सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। ठीक है, उसकी कितना कंडक्टेंस होता है, हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, वो मतलब ये पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो होता है वो आपके पास हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कि आपके एक मोल, ठीक है, जितने भी वॉल्यूम में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उस पूरे वॉल्यूम का जो कंडक्टिविटी होती है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। फिर उसके बाद में कंडक्टिविटी क्या था? कंडक्टिविटी याद करो, इट वॉज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का सिंपल मतलब ये होता है कि यूनिट एरिया, यूनिट क्यूब, अगर वॉल्यूम ले लो, यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आई होप आपको क्लियर हैं। तो कंडक्टेंस देखो, कंडक्टेंस होता है पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस यानी कि पूरा सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, पूरा सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कितना कंडक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो डाइल्यूट कर दो अगर आप सॉल्यूशन को, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि अब देखो, वॉल्यूम जो पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, जो वॉल्यूम जो है वो पूरा वो बढ़ गया। ठीक है, और जैसे वॉल्यूम बढ़ गया है, जो आयंस हैं उनको अब कोई भी जो है रेजिस्टेंस जो है वो नहीं मिल रही। यानी कि देखो, अगर आप वॉल्यूम डाइल्यूट करते हो तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो आपस में जो आयनिक रेजिस्टेंस था वो मतलब जो आयंस के बीच में जो रेजिस्टेंस था वो कम हो गया है। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या हो गया? कंडक्टिविटी, मतलब जो कंडक्टेंस होता है वो आपके पास इंक्रीज हो गया। वहीं पे अगर आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करो, मोलर कंडक्टिविटी क्या था? मोलर कंडक्टिविटी होता है एक मोल वॉल्यूम, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट आपके जितने वॉल्यूम में होगा, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। अब मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि आपके पास वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो गया, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। लेकिन जो कंडक्टिविटी है, अब कंडक्टिविटी क्या था? वो एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस है। तो अब देखो, इस यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस होंगे? ठीक है, अब आप ऐसे ऐसे देखो इसको कि जब हम लोगों ने कंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सपोज कर लो कि ये आपके पास अब कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये आपके पास यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, अब सेम यूनिट वॉल्यूम का आपने क्या करना है? दो यूनिट वॉल्यूम हमने बना दिया। ठीक है, पहले पहले यूनिट वॉल्यूम में क्या था कि आयंस आपके पास सपोज कर लो कॉन्सेंट्रेटेड है ये, ठीक है, ऐसा है। अब आपने डाइल्यूट कर दिया इसको। अगर आपने डाइल्यूट कर दिया तो उसी क्यूब में क्या हो गया? कुछ ही आयंस रहेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे और बाकी सब स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपने वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर दिया। तो कंडक्टिविटी क्या था? कंडक्टिविटी तो था कि एक वॉल्यूम, वन यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना कंडक्टेंस कर सकता है कोई इलेक्ट्रोलाइट, वो उसकी कंडक्टिविटी है।
ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको डाइल्यूट किया तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है। अब क्यों डिक्रीज हो गया, वो इसलिए डिक्रीज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग आयंस, ठीक है, वही कम हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग आयंस वही कम हो गए, इसलिए आपकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, कंडक्टेंस हमको पता चल गया ये इंक्रीज होगा ही होगा। मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी होगी ही होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल ये मतलब होता है कि एक मोल, अब जितने मर्जी वॉल्यूम में आप एक मोल डाल दो, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। आपने पूरे उस मोल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का आपने कंडक्टिविटी चेक करनी है। ठीक है, तो कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ये बढ़ेगा और जो कंडक्टिविटी होता है वो कम होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस प्रेजेंट है और वो आयंस कितना जो है करंट चार्ज कैरी कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि कैसे वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हम लोग इसको ये भी देखेंगे कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने कॉन्सेंट्रेशन लेना है और कॉन्सेंट्रेशन का भी क्या लेना है, हमने अंडर रूट लिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल हमने इतना पता है हमें कि मोलर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे कंडक्टिविटी है, तो चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड मूव करते रहोगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है यानी कि यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऐसे मूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही आप इसका लेफ्ट साइड जाओगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज यानी कि डाइल्यूशन करोगे, वैसे वैसे इसका जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो एकदम शार्पली राइज कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन है वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को, वो उतना ज़्यादा वो उसकी जो आयनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आयनाइजेशन अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आयनाइजेशन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट कैरिंग आयंस हैं वो बढ़ गए, और जब करंट कैरिंग आयंस बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, उसका जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो डाइल्यूशन में ऐसे होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम चीज़ होती है, मतलब इंक्रीज होना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो डाइल्यूशन में जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो किसी इलेक्ट्रोलाइट को, तो वो क्या होगा, उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़रूर ही बढ़ेगी। लेकिन अब देखो दोनों के ग्राफ में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे जो इंक्रीज़ होता है वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं है, वो धीरे 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 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, जैसे HCl सपोज कर लो। अब स्ट्रेट लाइन क्यों है, स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो पहले ही वो ऑलरेडी अपना जो है मैक्सिमम कैपेसिटी शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो उसको, तो क्या होता है कि इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस कम हो रही हैं। अगर इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस कम हो रही है तो वो चार्ज ज़्यादा कैरी करेगा, चार्ज ज़्यादा कैरी करेगा तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो आप इसको कितना भी मेजर कर सकते हो। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप वाई एक्सिस में पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी वाले एक्सिस में आप पहुंच जाओगे, और जहाँ पे ये इस पॉइंट को मीट करेगा ना उसको हम बोलेंगे लैम्डा नॉट एम, जो कि होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो आपके पास मिल जाती है आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना, थोड़े थोड़े जो है कंडक्टिविटी चेक कर लो,
कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन, नोन कॉन्सेंट्रेशन की कंडक्टिविटी चेक करो, उसकी हेल्प से आपने एक ग्राफ बनाया, वो जैसे ही लाइन ग्राफ बनेगा उसका एक्सट्रापोलेट करके आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इस पॉइंट पे कभी वाई एक्सिस पे मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इक्वेशन जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। इसको हम बोलते हैं डी बाई हकल ओनसेगर इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा एम कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एम क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे आप चेक करो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, लैम्डा नॉट एम क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हमें कैसे मिलता है, ग्राफ का एक्सट्रापोलेट करके वाई एक्सिस में, मतलब लैम्डा एम वाली एक्सिस में जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा नॉट एम होगा। तो ए क्या है, ए इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो होता है वो गिवन सॉल्वेंट और टेम्परेचर में डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। ठीक है, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सपोज कर लो जो NaCl है वो आपको एक पॉजिटिव का देगा और एक नेगेटिव का देगा। उसी तरीके से BaCl2 होगा तो वो क्या करेगा, वो आपको एक पॉजिटिव वाला देगा और दो आपको नेगेटिव वाले आयंस देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग जो है ए जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ऐसे निकलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो कंडक्टेंस होती है और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूट करने पे इंक्रीज करती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी होती है, सिंपल कंडक्टिविटी, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक है, तो वो एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस हो वो हमेशा डिक्रीज करता है डाइल्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब देखो जो हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका हम लोग जो है, मैं जैसे हमने अभी देखा ग्राफ में कि ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसे है, इनका जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते उसका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कॉलरॉश जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया था इनके ऊपर, आयंस के ऊपर। उन्होंने देखा कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, सपोज कर लो NaCl है, Na पॉजिटिव पर्टिकुलर चार्ज कैरी करेगा, Cl नेगेटिव पर्टिकुलर चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, अगर NaCl ने CH3COO नेगेटिव CONa बना दिया तो CH3COO कुछ चार्ज कैरी करेगा और Na पॉजिटिव कुछ चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर आयन जो है वो स्पेसिफिक चार्ज कैरी करता है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या बोलता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड अनायंस ईच मल्टीप्लाइड विद इट्स नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका सिंपल मतलब ये, सपोज कर लो कि आपके पास है NaCl। ठीक है, NaCl आपके पास, अब NaCl किस में डिसोसिएट होगा, वो आपको देगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और अगर आपने NaCl का मोलर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है वो किसकी इक्वल होगी, वो Na पॉजिटिव के आयनिक कंडक्टिविटी के इक्वल प्लस क्लोराइड के आयनिक कंडक्टिविटी के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास लैम्डा नॉट एम है, तो लैम्डा नॉट एम किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ योर Na पॉजिटिव। ठीक है, एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। वहीं पे अगर आपके पास बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होता है, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो दो आपके पास क्लोराइड आयन है और एक बेरियम आयन। अगर आप देखो कि 1 मोल बेरियम क्लोराइड कितना दे रहा है, बेरियम 2 पॉजिटिव का एक आयन और क्लोराइड के 2 आयन, तो हमने तीनों के ही आयन का कंट्रीब्यूशन लेना है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि लैम्डा नॉट बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम 2 पॉजिटिव का लैम्डा नॉट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड का लैम्डा नॉट, यानी कि उनके आयनिक कंडक्टिविटीज। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट देख लो। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे डिसोसिएट होता है, 2Al पॉजिटिव प्लस 3 सल्फेट नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई बाय सल्फेट लैम्डा नॉट सल्फेट 2 पॉजिटिव। राइट, तो ऐसे हम लोग जो है इसका निकाल सकते हैं।
तो अब कोलरॉश लॉ की हेल्प से हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। ग्राफ में आपने देखा था कि वो बिल्कुल ऐसे था, वो इस वाली एक्सिस से मिल नहीं रहा था, तो हम एक्सट्रापोलेट करके तो वैल्यूज़ निकाल नहीं सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, राइट। तो हम लोग कोलरॉश लॉ की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा। आपको CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका ऑब्वियसली जो ग्राफ है वो ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसका ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है। अब अगर आपको ग्राफ ऐसे मिल रहा है तो इसका मतलब आप इसका फाइनल जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है, सब आपको ऑलरेडी गिवन है, किसका, NaCl का गिवन है, HCl का गिवन है और सोडियम एसिटेट का गिवन है, ठीक है। तो ये तीनों को आपके पास जो है मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इन तीनों की। तो आपको NaCl पता है, आपको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, HCl आपको H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा और सोडियम एसिटेट आपको CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो आपके पास ये सारे के सारे आयंस आ गए। अब आपने इसका निकालना है और इसका निकालना है। CH3COOH के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों का आपने ऐड करके जो है फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो क्या होगा कि आपके पास देखो CH3COO नेगेटिव यहाँ पे है, H पॉजिटिव यहाँ पे है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ NaCl भी मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl भी मिलेगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यानी कि लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट CH3COO Na, इन दोनों को ऐड कर दो और लैम्डा नॉट NaCl इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। आपको एक H चाहिए, जो चाहिए आपको वो आप ऐड कर दो और जो नहीं चाहिए उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 425.9 प्लस एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट का कितना है 91.0 माइनस NaCl का कितना 126.4, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं 425.9 91 96 516.9, ठीक है। तो 516.9 में से हमने 126.4 माइनस करने हैं, फोर नहीं 390.5, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला एप्लीकेशन हो गया, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनमें कि वो आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये भी करना होता है कि इन दोनों में से माइनस भी करना होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोलरॉश लॉ से। अब देखो हमने ये देखा था कि जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। देखो डाइल्यूट करने पे क्या होता है कि जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या कर रही है, मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना कम उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली डिसोसिएशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी मोलर कंडक्टिविटी थी वो डिपेंड करेगी कि वो कितना डिसोसिएट हो गया, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी ये अगेन डिपेंड करेगी वो कितना डिसोसिएट हो गया। तो इस केस में मैक्सिमम डिसोसिएशन होगा, इस केस में देखेंगे इस केस में कम डिसोसिएशन होगा,
ठीक है, तो हम लोग इसकी हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल गया है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपके पास कोई आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपको जैसे एच है, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव आपको देगा। तो जब आपको ये दोनों आयंस मिल जाएगा, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन सी, इसका जीरो, एट इक्विलिब्रियम पे इसका सी माइनस सी अल्फा, यहाँ पे अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सी अल्फा मिलेगा, इसे अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसकी एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ओके, यानी कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे आपको एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, और इस मोल at the same temperature and the concentration of 1 mole in 1000 liter, it is 55 Simon centimeter square per mole। यानी कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे उसका इतना है मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको निकालना परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है इस कॉन्सेंट्रेशन का। तो 1 मोल इन 1000 लीटर का क्या मतलब होता है, 1/1000 यानी कि 0.001 मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम ये था, लैम्डा नॉट एम ये है, तो दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 0.142। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है अपने 100 से, परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा 14.2%। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये आपने निकालना था कि 0.001 मोल कैसे आया। ये आया कि ऑलरेडी आपको गिवन है 1 मोल इन 1000 लीटर। 1 मोल इन 1000 लीटर का क्या मतलब होता है, 0.001 मोलर ओनली। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने आज कोलरोश लॉ स्टडी किया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉज डिस्कस करेंगे। ओके।